तो आज हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है MAG6। सर इनरोलमेंट नंबर क्यों भेजना है? क्योंकि मालूम चलेगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं। मालूम होना चाहिए ना। पहले भेजिए कि नहीं? भेजिए कि नहीं पहले? सर हम लोग नहीं भेजते हैं डेली। नहीं, पहले तो एवरी भेज चुकी हो ना। पहले तो भेजी हो ना। सर रोज भेजना बताइए ना। रोज नहीं भेजना है, बस एक बार भेज दी हो गया। बंद करो, म्यूट करो। आवाज़ कर करा रहा है। हेलो। जी सर। तो आज हमको पढ़ना है, जो लोग एनरोलमेंट नंबर नहीं भेजे हैं वो लोग भेजिए। जो लोग भेज चुके हैं उसको बार बार मत भेजिए। सर किसी भी क्लास में एक बार भेज देने से हो जाएगा सर? हाँ, हो जाए ना। आपका एनरोलमेंट हो गया कि आप पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोला गया, बस पहले क्लास में खाली बोला गया था। जी। जो लोग नहीं भेजे हैं वही लोग भेजिए। रोज रोज भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई ऐसा ओके नोटिस सर। आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके सर। आई बात समझ में? जी सर। हाँ, ठीक। क्योंकि उससे बीच बीच में वो आता है तो डिस्टर्ब होता है। तो हमको आज पढ़ना है MAG6। MAG6 पढ़ना है। आप हेडिंग दीजिए खंड 1। खंड 1, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल। हेडिंग दो, खंड 1, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल। नंबर 1 लिखो, काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण लिखे? जी सर। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। जैसे सर एक बार सर हेडिंग बता दीजिए ना सर, थोड़ा सा छूट गया मेरा। थोड़ा लेट हो कहाँ गया था सर, रहती हो? सॉरी सर। थोड़ा सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया सर। ये MAG6, ये एम एच हाँ सिक्स सर। है। जी सर। और ये खंड 1 है। खंड 1 है। और ये है काल विभाजन और नामकरण। जी सर। मैम वो ऑफ कर दीजिए। तो क्या होता है? तो सर ऊपर में क्या लिखने बोले थे, हिंदी साहित्य का? हिंदी भाषा और आपका आपको सिलेबस भेजा हो ना, देखो उसमें लिखा होगा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। बुक निकालिए ना मैम, बुक निकालिए, बुक में लिखा हुआ है पहले हेडिंग। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक है। मटेरियल को लेके बैठिए। हम्म, अच्छा। तो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में आपका खंड 1 में पहला इकाई है काल विभाजन और नामकरण। तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद जो जरूरत होगा मैं आपको नोट कराऊंगा। तो क्या होता है, इसमें दो बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन और नामकरण। हिंदी भाषा को हम बाद में पढ़ेंगे, तुम्हारे सिलेबस में लास्ट में दिया हुआ है। खंड 7 में, खंड 7 में 8वें भाषा के बारे में दिया गया है। तो पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद काल विभाजन और नामकरण। तो हर व्यक्ति का जैसे एक बायोडाटा होता है, हर व्यक्ति का जैसे कोई इतिहास होता है, हर परिवार का जैसे कोई इतिहास होता है, हर राष्ट्र का जैसे कोई न कोई इतिहास होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य का भी एक इतिहास है। हर भाषा का भी एक इतिहास है। अंग्रेजी का हो, चाहे बंगाली का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे मराठी का हो, हर भाषा का कोई न कोई इतिहास है। उसी प्रकार हिंदी का भी एक इतिहास है। ये आपको जानना जरूरी है।
तो हिंदी के बहुत सारे विद्वान हमसे पहले भी आ चुके हैं और बहुत कुछ लिख करके जा चुके हैं। ये मत समझना कि आपके देश में जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वही लोग केवल हिंदी जानते हैं, ऐसी बात नहीं। पूरे पूरे विश्व में बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे जगह पे हिंदी के बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं, रचनाकार हैं, और पहले भी लिख रहे थे और आज भी लिख रहे हैं। और वे आज से नहीं, 1800 से वो लोग लिख रहे हैं और आज तक लिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो फ्रेंच विद्वान, फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी, ये नाम लिखो, गार्सा द तासी, गार्सा द तासी, ये फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी फ्रेंच भाषा में, इस्तवार, ध्यान से लिखना, इस्तवार द ला, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये फ्रांसीसी विद्वान फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली पुस्तक लिखी और वे पहले व्यक्ति थे। कितने आश्चर्य की बात है कि देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास एक फ्रांसीसी विद्वान लिख रहा है फ्रेंच भाषा में, और इसका पहला जो भाग है वो 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, समझे। उसके बाद नाम लिखो, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। इन्होंने जो पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नाम था शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज, 1883 में। उसके बाद एक और विद्वान हुए, बहुत ही नामी गिरामी विद्वान हुए अंग्रेजी के, जॉर्ज ग्रियर्सन, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। अगर इनकी पुस्तक आपको मिले तो आप अपने अवश्य अपने लाइब्रेरी में रखिए, नहीं भी मिल रही है तो कहीं से खोज करके रखिए, अगर आप हिंदी से प्रेम करते हैं तो। नहीं तो परीक्षा पास करने की बात है तो छोड़ दीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में। 1888 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। सर एक बार और बोलिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में। और जो उसमें उन्होंने विभाजन किया था, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से विभाजन किया है, उन्होंने जो विभाजन किया था उसको जरा लिख लीजिए। नंबर 1, चारण काल, चारण काल। उसके बाद लिखो 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद लिखिए जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता। नंबर 4, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। नंबर 5, मुगल दरबार, मुगल दरबार। फिर लिखिए तुलसीदास, नंबर 6, तुलसीदास।
उसके बाद लिखिए नंबर 7 रीति काव्य। रीति काव्य। फिर 8 में लिखिए तुलसीदास के बाद के कवि। तुलसीदास के बाद के कवि। नंबर 9 18वीं शताब्दी। नंबर 9 18वीं शताब्दी। नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और एक बार बोलिए ना सर। कंपनी के शासन में। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 11 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। हो गया। तो इस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभाजन किया है। सर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद मिस्र, फिर नीचे आ जाओ नेक्स्ट। मिस्र बंधुओं का। मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद। पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद, जिसको 3 भाइयों ने मिलकर के लिखा मिस्र बंधुओं, इसीलिए उनको मिस्र बंधुओं कहा गया। उस पुस्तक का नाम था मिस्र बंधु विनोद, जिसके 4 भाग उसमें हैं। उन्होंने 4 भाग किया, काल विभाजन किया उन्होंने। उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा। उसके बाद सर आया एक बार रामचंद्र। रिपीट कर दीजिए मिस्र बंधुओं का। मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में अपने हिसाब से बांटा है। वाह। उसकी ये आप अपने मटेरियल में देखना। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का नाम लिखो। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा। उसके बाद आया रामचंद्र शुक्ल का समय। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी, और उसको जो उन्होंने काल विभाजन किया वो उन्होंने लिखा आदिकाल। आदिकाल। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल भी कहा। उसके बाद भक्ति काल, जिसको उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा। उसके बाद रीतिकाल, जिसको उन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा। आदिकाल हाइफेन वीरगाथा काल, भक्तिकाल हाइफेन पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल हाइफेन उत्तर मध्यकाल, और उसके बाद लास्ट में आधुनिक काल यानी गद्य काल, यानी गद्य काल। हो गया। तो इस प्रकार ये था। और भी बहुत सारे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि इस प्रकार लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी और उसका अपने हिसाब से नामकरण किया। संयुक्ता जी म्यूट कीजिए। क्या हो रहा है? तो उसके बाद काल विभाजन। ये तो काल विभाजन अपने अपने हिसाब से किया। उसके बाद नामकरण। नामकरण देखो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है, हम नामकरण कैसे करते हैं अपने बच्चों का। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो मान लीजिए अगर वो बरसात में जन्म लेता है तो तुरंत हम बिना सोचे समझे उसका नाम क्या रख देते हैं? वर्षा। वर्षा रख वर्षा। देते हैं। वर्षा रख देते हैं, चाहे वो मतलब लड़की हो या लड़का, हम वर्षा तुरंत रख देते हैं।
अगर दुर्गा पूजा में पैदा हुआ हो तो उसका नाम हम तुरंत आंख बंद करके दुर्गा रख देते, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर उसका चेहरा एकदम मस्त सुंदर सुंदर दिख रहा है तो उसका हम नाम चांद रख देते हैं, लड़का हुआ लड़की हुई तो चांदनी रख देते हैं। इसी तरह तो नामकरण करते हैं हम। उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी हमारे आचार्यों ने और बहुत सारे विद्वानों ने अपने हिसाब से नामकरण किया है। थोड़ा सा लिख लीजिए। नंबर 1, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हाइफन देके लिखना, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, आदि। ये ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार लोगों ने रखा। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, आदि। फिर नीचे लिखो, शासक और उसके शासन काल के अनुसार, शासक और उसके शासन काल के अनुसार। एक्सक्यूज मी सर। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो असाइनमेंट हम कौन सी पेपर में लिखेंगे, रोलिंग पेपर में या ये कहाँ प्लेन से व्हाइट बात कर पेपर में? रही हो? हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का, तो असाइनमेंट इसमें कहाँ से आ गया? सर थोड़ा सा बता दीजिए ना प्लीज। आप किसी में भी लिख सकते हैं, रूलिंग में लिखिए, प्लेन में लिखिए। हिंदी रोलिंग पेपर में थोड़ा हमें मतलब आसानी होती थोड़ा है। सुविधा होगा, और व्हाइट पेपर में थोड़ा वही थोड़ा जो सिरो रेखा देते हैं ना, वही थोड़ा टेढ़ा वगैरह हो जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, टेढ़ा मेढ़ा क्यों होगा? आप मास्टर इन हिंदी हो रहे हैं। जी जी हो। आप मास्टर इन हिंदी हो रहे हैं तो आप प्लेन में लिखिए, तब बहादुरी है ना। सर की बाद में बात करना प्लीज। हाँ, क्लास के बाद ये सब बात कीजिए। तो शासक और नंबर 2, शासक और उसके शासन काल के अनुसार। ध्यान दीजिए मैं जो क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो भटक जाएंगे आप। हाँ, तन मन लगाइए, बाकी उधर छोड़िए। तो शासक और उसके शासनकाल के अनुसार एलिजा हाइफन देके लिखना, एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग, आदि। एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग, आदि। शासक और उसके शासनकाल के अनुसार। कुछ लोगों ने ऐसे भी नाम दिए। विक्टोरिया युग के बाद क्या बोले थे सर? क्या? विक्टोरिया के बाद सर एक बार स्टार्टिंग से मराठा बोल दीजिए मराठा सर। मराठा मराठा युग। मराठा युग। मराठा युग। मतलब आचार्यों ने बहुत सारे पुस्तकों में इस तरह नामकरण दिए गए हैं। ये एक नमूना है। नंबर 3, सर सर विक्टोरिया के पहले वाला क्या था? विक्टोरिया के सर विक्टोरिया के एलिजाबेथ। कंफ्यूज हो गया इसीलिए। एलिजाबेथ सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। एलिजाबेथ युग, वो डिस्टर्ब कर दी थोड़ा। विक्टोरिया युग, मराठा युग है। हाँ, शासक एलिजाबेथ और उसके सर बता शासक रहे और सर बता रहे। शासक और उसके शासन काल के अनुसार एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग। हो गया। जी सर। नंबर 3, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार। चैतन्य काल, गांधी काल, आदि। उसके बाद साहित्य नेता और सर एक बार उसकी फिर से बता दीजिए ना, चैतन्य काल के बाद क्या था? गांधी काल, गांधी काल। नेक्स्ट, साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि के अनुसार, साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि के अनुसार। हाइफन दे के लिखेंगे, रविंद्र युग, भारतेंदु युग, आदि आदि। सर एक बार फिर से बोलिएगा। साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि के अनुसार, साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि के अनुसार, रविंद्र युग, भारतेंदु युग, आदि।
वो मैडम को तुम लोग कैसे लिखती हो? मैडम तो बहुत जल्दी जल्दी बोलती है। बहुत जल्दी बोलते हैं सर। तो फिर तो मैं तो बड़े प्यार से बोल रहा हूँ। आपने वाला मैडम में आज लिखाई है। हम लोग का बहुत सारा छूट भी जाता है। मैं तो एकदम मैम कल प्यार से बोल रहा हूँ, एकदम मस्ती से बोल वो रहा हूँ। रिपीट नहीं करती है ना, इसलिए सब लोग लिख लेते हैं। आप सर रिपीट कर रहे हैं इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं लोग। वो तो अच्छी बात है, रिपीट नहीं करने से ही अच्छा रहेगा। नहीं सर, नहीं सर। नहीं नहीं, ऐसा न करिए सर। रिपीट करने से लिखा जाता है, नहीं रिपीट करने से तो दिक्कत होगी ना सर। तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात को। मैडम लिखाती का है? मैडम तो पढ़ाती है। आज लिखा आज रही लिखाई थी। है पर हाँ, आज आज लिखा रही। वो आज मेरा क्लास छूट गया था उनका। लिखाती आज भी हूँ, लिखा पढ़ाता रहे भी हूँ, थे और समझाता भी हूँ। हमने कुछ भी नहीं लिखा। कोई थोड़ा ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। हाँ, ग्रुप में डाल दी हूँ, अच्छा देखना मैम। थैंक यू। अच्छा, कौन और सा एक ग्रुप चीज, में डाली है? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ये सब मेरी बात सुनो। जो आप लोग क्लास करते हैं, तो जितना हो सके 99% आप क्लास अटेंड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रायः मैं देख रहा हूँ कि लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, उसके बाद एक तो मैसेज छोड़ देते हैं, भाई मैं क्लास ज्वाइन नहीं किए, नोट सेंड कर दीजिए। ये अच्छी बात नहीं। क्लास अटेंड कीजिए जितना हो सके, 99-100%। आप एडमिशन लिए है ना, बहुत सोच समझ के एडमिशन लिए। क्या सोच के एडमिशन लिए? इतना आसान मत समझिए हिंदी को। चलिए, क्लास अटेंड कीजिए और खुद नोट बनाइए। सर हम्म। सर हम्म। सर ये जो लिखवाए आप, जायसी के प्रेम कविता, ये सब क्या है सर? हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभी आप तुलसीदास सुनिए, समझ में आ जाएगा। सर ये मैं नामकरण का आधार है ना? हाँ, ये इस ये प्रकार लोग नामकरण करते हैं, का इसी आधार प्रकार है ना ये? नामकरण किया जाता है। ये कुछ आचार्यों ने, तुलसीदास विद्वान मुगल साम्राज्य। आचार्यों ने, विद्वानों ने इसी तरह नामकरण किया है। आदिकाल को ना? आदिकाल को नहीं, हिंदी नहीं साहित्य का नाम। काल विभाजन है, ये हिंदी साहित्य जी का जी काल विभाजन है। जी सर। इसको मैं आधार में हम लिख सकते हैं क्या? यही पूछ रहे हैं मैम सर हम। हाँ हाँ, ये तो हिंदी ग्रेजुएशन साहित्य में का काल पेपर विभाजन है ये। जो ऑनर्स पेपर होगा उसमें तो है हिंदी साहित्य का। सर 4 पॉइंट के बाद क्या है आगे? हाँ, उसके बाद हाँ हाँ, हो गया। उसके बाद 5वां लिखो, राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक। राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के अनुसार। राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के अनुसार भक्ति काल, सुधार काल, स्वातंत्र्योत्तर काल आदि आदि। क्या बोले सर? फिर से बोल दीजिए एक बार। हो गया? ये हुआ भक्ति काल, सुधार काल, स्वातंत्र्योत्तर काल इत्यादि इत्यादि। सर सुधार काल के बाद थर्ड क्या है? स्वातंत्र्योत्तर काल, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अच्छा, ये तुम्हारा खत्म हुआ जो काल विभाजन और नामकरण हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट खंड खत्म हुआ, पहला इकाई खत्म हुआ। दूसरा इकाई में हेडिंग दो, आदिकाल की पृष्ठभूमि। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आदिकाल की पृष्ठभूमि हो गया। अब ये आदिकाल हम आ गए। ये हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन, कैसे उसका नामकरण किया गया, कैसे उसको 4 भागों में बांटा गया, किसने किस प्रकार बांटा और क्या क्या नाम दिया, ये अभी हमने पढ़ा। अब वो जो आदिकाल है, आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, उसमें क्या होता था, कैसी स्थितियां थी, हमारे देश की परिस्थितियां क्या थी, किस प्रकार लोग क्या करते थे। तो लिखो, सबसे पहले लिखो राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति। सर एक्सक्यूज मी सर, इसमें काल विभाजन तो आपने लिखा दिया, बट इसमें बताइए हमें कि ये मतलब
अप्रूव कौन सा हुआ, मतलब जिनका काल विभाजन मान्य है और जिनको हम लोग लेके चलेंगे, ये थोड़ा चेक कर दीजिए। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दिया। वो पूछ रही है ना सर कि काल विभाजन अभी मतलब कौन वाला लेके चल सकते हैं, किसके वाला। कौन वाला लेके चलना नहीं, आपको सबको लेके चलना है। तो वही हम बोले कि अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया गया है, सारा काल विभाजन याद रखना है, जो जो आचार्यों ने पूरा किया है सारा याद रखना है आपको। नहीं सकते हैं। शुक्ल जी वाला तो ज्यादा सुनते हैं, माननी है। हाँ, नहीं तो बाद में रामचंद्र शुक्ल जी जब आए तो उन्होंने जो नामकरण किया और विभाजन किया उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया, उसके बाद से वही हो गया। फिर समझ में आई बात? तो वो भी तो विवाद में है ना सर, उसको भी पूरी तरह से तो मान्यता नहीं दे सकते हैं। पूरी तरह से मान्यता मिल चुकी है उसको, उसके बाद और किसी ने उनका खंडन नहीं किया, समझी। और उसके बाद कोई जिसने भी लिखा उन्हीं को फॉलो किया। आगे बढ़ो, समझ में आई बात? हाँ, तो ये आदिकाल के पृष्ठभूमि में राजनीतिक परिस्थिति लिखो, हेडिंग दो, उसमें जल्दी लिखते जाओ। उसमें क्या हुआ? विदेशी आक्रमण हुए। पॉइंट नंबर 1 लिखो, विदेशी आक्रमण, यानी विदेशी राजाओं का, विदेशी शक्तियों का आक्रमण आपके देश में होने लगा। उसके बाद भारतीय रजवाड़े जो थे, भारतीय रजवाड़े, मैं बोलते जा रहा हूँ, अपने हिसाब से आप नोट करते जाइए। भारतीय जो रजवाड़े हैं, यानी भारतीय जो राजा महाराजा लोग थे, वो आपस में लड़ने लगे, आपस में उनके अंदर फूट पड़ने लगा। आपस में वो लोग मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे का साम्राज्य को हड़पने के लिए लोग लड़ने लगे। भारतीय रजवाड़े में परस्पर कलह। उसके बाद नंबर 3 में लिखो, सम्राट हर्षवर्धन के बाद। तो सम्राट हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ? उनके जब तक वे थे तब तक ठीक था, लेकिन उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के उपरांत देश की स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि विदेशी शक्तियां हमारे देश में आ गई। और तब जब स्थिति खराब हो गई हमारे भारतवर्ष की, उस वक्त 10वीं 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने देश पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने देश पर आक्रमण किया और उन्होंने जो पंजाब, ग्वालियर, कन्नौज, मथुरा, वो सब जो इलाका था उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। किसने? महमूद गजनी ने। उसको सब वो युद्ध करते गए, जीतते गए, क्योंकि हमारे जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे, उनके अंदर एकता नहीं थी, उनके अंदर फूट पड़ चुकी थी। उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया तो उस वक्त पृथ्वीराज जब तक थे तब तक वे उनसे युद्ध करते रहे और भारतवर्ष को बचाते रहे, अपनी हिम्मत के बल पर, अपने शौर्य के बल पर, अपने साहस के बल पर। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ? राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण विदेशी शक्तियों ने पृथ्वीराज को भी मतलब हरा दिया और बदले में पृथ्वीराज मतलब युद्ध करते करते उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और तब क्या हुआ? पृथ्वीराज के जाने के बाद धीरे धीरे हमारे देश में मुगलों का आगमन हो गया और मुसलमानी राजाओं का, मुसलमानी शासकों का साम्राज्य भारतवर्ष में फैलने लगा। ये था राजनीतिक परिस्थिति। हो गया? नंबर 2 लिखो, धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति, ये सब पॉइंट्स अपने आप लिख लीजिए, लिखवाना संभव नहीं होगा। अच्छा, धार्मिक परिस्थिति में आप ध्यान से सुनते जाइए और अपने हिसाब से नोट करते जाइए। धार्मिक परिस्थिति में क्या हुआ कि वैदिक युग जब समाप्त हो गया तब बौद्ध धर्म, जैन धर्म का आदर्श धीरे धीरे जो पूरे देश में छाया हुआ था, वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आदर्श कम होने लगा, क्योंकि चारों तरफ युद्ध का माहौल था, लड़ाई का ही माहौल था, कलह का माहौल था। और जब आदर्श कम होने लगा, किसका? महात्मा बुद्ध का प्रभाव कम होने लगा, जैन धर्म का प्रभाव कम होने लगा, तब देश में क्या हुआ? वो तंत्र मंत्र और सिद्धियों का प्रभाव बढ़ने लगा। तंत्र मंत्र का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग जो तांत्रिक होते हैं, कुछ लोग जो मांत्रिक हो, है ना, वो जो क्या बोलते हैं,
वो जादू टोना करते हैं मंत्र के माध्यम से और तंत्र के माध्यम से, इन लोगों का प्रभाव हमारे देश में बढ़ने लगा। जैसे जादू होता ना, टोना। वो जादू टोना करते हैं लोग, झाड़ फूक करते हैं, तो ऐसे ढोंगी लोग निकलते चले गए। आगे उसको और मैं डिटेल में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाइए, अपने हिसाब से नोट करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये तुम्हारा मंत्र तंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, सिद्धियों का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी उसका जो बुरा पक्ष जो है, खराब पक्ष जो है, उसका प्रभाव बढ़ने लगा। यंत्र तंत्र मंत्र है तो अच्छी चीज, लेकिन वो मंत्रों के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से लोगों को लोग, कुछ जो सिद्ध लोग होते थे वो लूटने लगे, गुमराह करने लगे। और उसमें फिर आगे क्या हुआ, उसके कई भाग हो गए। आप लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा, वो हीनयान, महायान, सहजयान, वज्रयान, मंत्रयान, ऐसे कई रूप इसके निकलते चले गए। ये सब के सब बौद्ध धर्म के ही एक एक पार्ट सब है। तो हीनयान, महायान, सहजयान, वज्रयान, जिसको जो लगा ठीक वो उसी तरह निकल गया। उसमें वो नारियों का समागम बढ़ने लगा, और उस मतलब नारी को के साथ समागम को ही वो सिद्धियों ने, वो सिद्धि का विधान और परमात्मा के पास पहुंचने का और आत्मा के पास पहुंचने का और योग को प्राप्त करने का एक साधन लोग मानने लगे। कामुकता जो थी, कामुकता यानी वासना को लोग बढ़ावा देने लगे, क्योंकि अंधविश्वास का समाज था, पढ़े लिखे लोग थे नहीं। और इस प्रकार धीरे धीरे हमारे देश की भोली भाली जनता को, अपने ही देश के लोग धीरे धीरे लोग ठगने लगे, क्योंकि कुछ तो लोगों को पता था नहीं। तो ये सिद्ध लोग अपने को महान समझने लगे, अपने को गुरु समझने लगे, और जो भोली भाली जनता को गुमराह करने लगे। आज भी गांव में ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद लिखो सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति, यहाँ एक लाइन लिखो, जाति व्यवस्था, सामाजिक परिस्थिति में लिखना, जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर, जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये आपको समझना होगा। जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गई। क्या समझे, जरा मुझे बताइए आप लोग। सर इस लाइन का कहने का मतलब है, सर इस पंक्ति का कहने का मतलब है कि जाति व्यवस्था उनके गुण नहीं, मतलब व्यक्ति का कैसा गुण था और वो क्या काम करते थे, इस पे नहीं डिपेंड करके वो उनके वर्ण के आधार पर कि कौन वैश्य हैं, कौन क्षुद्र हैं, कौन क्षत्रिय हैं, कौन ब्राह्मण है, इस रूप में उनको स्थापित किया गया। जब राजपूतों का जब राजपूत बढ़ने लगे ना, राजपूत का जब बोलबाला होने लगा, तभी ब्राह्मणों ने ये सब किया, 4 भाग में इसको विभक्त कर दिया। हाँ, अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो मतलब इससे ये क्या साबित होता है, हाँ, इससे ये साबित होता है कि ये पहले हमारे देश में ये जात पात वाली प्रथा नहीं थी। यानी जो कोई भी अगर लकड़ी का काम करता है तो उसे हम बढ़ई कहते थे, जो चमड़े का काम करता है उसको हम चमार कहते थे, और जो लोहे का काम करता था उसको लोहार कहते थे। लेकिन अब उसको फिर अपने अपने स्वार्थ के लिए वो उसको बदल दिया गया, जबकि वही सही है, जो वही सही था। तो जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गई, और आज वही काम चल रहा है। और इसीलिए हमारे देश में दुनिया भर की जाति क्या हुई, अनेक उपजातियों में बदलने लगी। और क्या हुआ, छुआछूत अंधविश्वास बढ़ने लगा, नारियां अपना शौर्य प्रदर्शन करने लगी, वो भी अपने को महान दिखाने लगी, युद्ध क्षेत्र में जाने लगी। और राजपूत जो थे, अभी अभी जो तुमने कहा राजपूत, तो राजपूत जो थे वे, क्योंकि धन संपत्ति का अभाव नहीं था, तो राजपूत जो थे वे विलासिता में डूबने लगे, बहु विवाह प्रथा चल पड़ी,
राजकुमारों को बचपन से ही मतलब हर प्रकार की शिक्षा दी जाती, युद्ध कला, शास्त्र कला, हर प्रकार से, चाहे दोनों को, राजकुमार राजकुमारी सबको। और लेकिन जो सामाजिक नारियों की जो सामाजिक स्थिति थी वो उस वक्त भी उतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, युद्ध में भाग लेती थी, जाती थी, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी। ये था तुम्हारा आदिकाल के सामाजिक पृष्ठभूमि में। फिर नीचे लिखो साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्यिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्यिक पृष्ठभूमि में क्योंकि उस वक्त तो हिंदी का आगमन नहीं हुआ था। हिंदी का आगमन नहीं हुआ था। वो पाली भाषा चल रही थी, संस्कृत भाषा चल रही थी, अपभ्रंश, प्राकृत, ये सारी भाषाएं चल रही थी। तो उस भाषाओं में, मतलब उन भाषाओं में साहित्य लिखे जाते थे। विशेष करके संस्कृत भाषा में बहुत सारे साहित्य लिखे गए। और उस वक्त जो साहित्य लिखे गए उसमें ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और जो संस्कृत पुस्तकें लिखी गई थी जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद, उन सारे पुस्तकों की वो टीका लिखी गई उस जमाने में, आदिकाल में, समझे। तो इस प्रकार साहित्यिक जो पृष्ठभूमि में यही सारी बातें हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट आइए, इकाई 3, हेडिंग दीजिए नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य। नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य। सोनिया, सोनिया नाम की कोई लड़की है? सोनिया, बेंगलोर। नहीं है। सर साहित्यिक पृष्ठभूमि को एक बार और बता दीजिए। साहित्यिक पृष्ठभूमि में कुछ नहीं, संस्कृत साहित्य अधिकतर लिखा गया। उसमें ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, दर्शन शास्त्र के ऊपर, धर्मशास्त्र के ऊपर बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई। और जो पुरानी उपनिषद वगैरह पुस्तकें थी, संस्कृत के आचार्यों की लिखी गई पुस्तकें थी, उसको सरल भाषा में उसकी टीका भी लिखी गई, सरल भाषा में। टीका यानी उसका अर्थ लिखा गया, उसका जो मतलब भावार्थ लिखा गया। सर हाँ, पाली, अपभ्रंश आदि भाषा चल रही थी उस टाइम। तो वो भाषा चल रही थी तो उस भाषा में भी साहित्य लिखा गया। भाषा का विकास, उस टाइम और भाषा का विकास हुआ ना। संस्कृत भाषा में भी साहित्य लिखा गया जा रहा था। बहुत लिखा गया, बहुत लिखा गया, बहुत लिखा पहले गया, प्रचुर लिखा गया। छंद लिखा हुआ, संस्कृत, फिर संस्कृत में, फिर पाली में, फिर प्राकृत, हाँ, अपभ्रंश होकर फिर हिंदी आई। उसके बाद हिंदी आया। उसके बाद हेडिंग दीजिए नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य। तो पहला हेडिंग लिखिए सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। लिखे? तो इसमें जी क्या सर। हुआ? हाँ, इसमें क्या हुआ? महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद यानी 483 ईसा पूर्व के समय, उसके महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद यानी उनके 45 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हुआ। इतना बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, आप तो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, कि वो गया से निकल करके, बोध गया से निकल करके, बिहार से निकल करके वो देश विदेश, वो चाइना, जापान, कोरिया, ये जो हमारा पूर्वी मतलब विश्व है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से महात्मा बुद्ध का प्रचार हुआ। आज चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग महात्मा बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में ही उनकी पूजा नहीं होती। हम लोग उनको भगवान नहीं मानते, पूजा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चाइनीज़ लोग, जापानीज़ लोग, कोरियन लोग, इंडोनेशिया के लोग और उस तरफ के जितने लोग हैं, वो लोग जितना महात्मा बुद्ध को मानते हैं उतना नहीं मानते। जहाँ पर इनका देहांत हुआ था कुशीनगर में, महात्मा बुद्ध कभी कुशीनगर मौका मिले तो जाना, वहाँ पर चाइनीज़ ने, जापानियों ने और विदेशी लोगों ने आकर के
महात्मा बुद्ध के कितने म्यूजियम, कितने स्मारक, कितने क्या क्या, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ पर उसका बनाया। बोध गया में जाना, महात्मा बुद्ध के सारे वहाँ पर तुमको दर्शन मिलेंगे। यानी देश मैम विदेश में। सर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से 35 किलोमीटर दूर है कुशीनगर। और सर वहाँ के जो जैपनीज है, जो चाइनीज है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुआ है, ये तो हमें नहीं देखने हुआ को है। मिलता है। तो कहाँ रहती हो तुम? 35 किलोमीटर बोल रही हो, सर कहाँ मैं रहती हो? गोरखपुर रहती हूँ। कुशीनगर से 35 किलोमीटर दूर है। कुशीनगर जो अच्छी है बात है, गोरखपुर से अच्छी बात है। 35 किलोमीटर दूर है। वेरी गुड, वेरी गुड। गोरखपुर में देख रहा हूँ मैं भी, क्योंकि गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। अरे वाह, कहाँ गोरखपुर के में हैं कहाँ सर? मैं रहती तो हो? मोहद्दीपुर में रहती हूँ। अच्छा, कभी जाएंगे तो मुलाकात करेंगे, चलो ठीक है। एकदम एकदम डेफिनेटली सर। आप कहाँ रहते हैं सर गोरखपुर में? हम वहाँ, वो जो तुम्हारा घोष कंपनी है ना, वहाँ रहते हैं। अच्छा, घोष कंपनी है। हाँ हाँ, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। मियाँ बाजार, उर्दू बाजार है ना जिधर। हाँ हाँ सदर, हाँ हाँ ठीक। तो सदर देश हॉस्पिटल के विदेश। पास। हाँ बस बस सर, वही वही। सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? इसका कोई विशेष प्रवर्तक नहीं है, वही तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, वही शुरुआत कर रहे हैं हम, आप सुनते जाइए। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे देश विदेश में फैल गया और धीरे धीरे उसके दो भाग हो गए। एक हीनयान हो गया और दूसरा महायान हुआ। एक हीनयान हुआ और दूसरा महायान हुआ। तो हीनयान लोग, जो लोग थे, वो लोग सिद्धांत पक्ष को अधिक महत्व देते थे, यानी जो प्रिंसिपल है, जो सही चीज है। और महायान वाले लोग जो थे, वो व्यवहारिक जिंदगी के, जीवन के जो व्यवहारिक पक्ष है, उसको वे लोग महत्व देते थे। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, धीरे धीरे इस धर्म में तंत्र, मंत्र और व्यभिचार से लोगों ने, मतलब इसके जो सिद्ध लोग जो थे, वो जनता को गुमराह करना शुरू कर दिए, जनता को विमुक्त करना शुरू कर दिए। और तब क्या हुआ, इन लोगों ने फैलाया वो समाधि, वो डाकिनी, शाकिनी, भैरवी चक्र, मध्य, मैथुन, ऐसी इस तरह की बेमतलब की चीजों को समाज में फैलाया। और ये हीनयान कर जो रहे थे ना सर? सर ये हीनयान कर रहे थे या महायान? इन दोनों कर रहे थे, अधिकतर ये महायान कर रहे थे इसको। पंच मकार के बारे में जो है, हाँ मैं बताऊंगा, पंचमकार भी बताऊंगा, आप मत घबराइए। वो महायान है या हीनयान है? वही। ठीक है, हम आ रहे हैं वहाँ पर। वो महायान है, महायान है। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ वहाँ पर, आप मत घबराइए। तो इस तरह इन दोनों ने शुरू में, मतलब वो समाधि, वो डाकिनी, शाकिनी, भैरवी चक्र, मध्य मैथुन, ये सब फैला करके जनता के अंदर जो सदाचार की जो भावना थी, सदाचार की भावना को इन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया। उसको, जनता के अंदर जो अच्छी बात थी उसको उन्होंने ब्रेन वॉश करके अपनी जो, उनका जो मतलब प्रिंसिपल था, उनका जो पक्ष था, उसको वो लोग रखने लगे। और महायान ने फिर आगे चलकर मंत्रयान की स्थापना की। मंत्रयान में उसको फिर वो दो भागों में बट गया, वज्रयान और सहजयान। है एक ही बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के ये कितने कितने सारे ये भाग हुए। जैसे एक धर्म हम बोलते हैं क्या, हिंदू, हिंदू बोलते हैं। तो उस हिंदू के आज तुम देखो कितने भाग हो गए। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई शंकर को मानता है। और आज की जमाने में कोई आशाराम जी को मानता है, तो कोई रामदेव जी को मानता है, तो कोई बम्बई की वो राधे को मानते हैं। हरी बात समझे? तो राधे राधे भी एक राधे माँ, राधे माँ को मानते हैं। तो कुछ लोग वो तुम्हारे वो है ना, क्या नाम उसका, पंजाब में अभी आया था, फंस गया वो, क्या, राम रहीम, राम रहीम, राम रहीम। राम रहीम को ही मानने वाले लोग आ गए। उसके बाद वो एक व्यक्ति आया था बीच में, बड़े कितने कितने सारे लोग आ गए। तो लोग वो अपना अपना धीरे धीरे लोग वो पंथ चलाने लगे। ये उस समय भी यही हो रहा था। हीनयान, महायान, वज्रयान, न जाने कैसे कैसे लोग आने लगे। और जो लोग मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे उसको योगी सिद्ध कहा जाने लगा। जिसने पूछा अभी, मंत्रों द्वारा जो सिद्ध प्राप्त करते थे उसको योगी सिद्ध
उनको लोगों ने योगी सिद्ध कहा। हालांकि ओरिजिनल जो सिद्ध होता है वो एक्चुअली सिद्ध होता है। मतलब ये सिद्ध लोग क्या होते हैं, बहुत हठ योगी होते हैं। जैसे सिद्ध मतलब क्या, ये पानी में चल सकते हैं, ये हवा में उड़ सकते हैं, और तरह तरह की समाधि साधना ये लोग कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। आपको ठंड लगेगी लेकिन इनको ठंड नहीं लगेगी। जैसे तुम्हारा ये जो आप कुंभ मेले में आप नागा बाबा लोग को देखते हैं ना, नागा बाबा, तो नागा बाबा लोग क्या है, वो पूरी तरह से ही नागा बाबा है। उनको कोई ठंड सर्दी गर्मी बरसात नहीं लगती। ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। और इसके जो मतलब 797 से 1257 तक इनका समय माना जाता है, किसका, सिद्ध लोगों का। और इनका जो मुख्य जगह था वो दक्षिण भारत में श्री पर्वत नामक एक जगह है, वहीं पर इनका प्रारंभिक जगह माना जाता है। श्री पर्वत दक्षिण भारत में इनका प्रधान केंद्र था वहां पर। उसके बाद ये बंगाल बिहार तक ये फैलने लगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी उसी समय 797 और 1257 के बीच हुई। और जैसे हमारे यहाँ जैसे कुमार, हम किसी नाम के आगे पीछे कुमार या कुमारी लगाते हैं या श्री लगाते हैं, तो इनके नाम के पीछे क्या रहता है, पा। इनके नाम के पीछे पा लगा रहता है। और शरहपा, शरियपा, बिरहपा ऐसे करके ये लोग नाम रखते हैं। और इसमें एक बात है कि ये लोग सारे के सारे अधिकतर छोटी जाति के हुआ करते थे। निम्न जाति के लोग इसमें जुड़ते थे। और मतलब एक अच्छी बात होती थी कि ये लोग ईश्वर को मानते थे, भगवान को मानते थे। ईश्वरवाद की ओर इनका बहुत ही झुकाव था। समझ आई बात? ईश्वरवाद की ओर इनका बहुत झुकाव था। और ये लोग गृहस्थ जीवन भी जिया करते थे। गृहस्थ जीवन भी ये लोग जिया करते थे। तो ये सिद्ध लोग इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। एक लाइन लिखो आगे थोड़ा, कि सिद्ध साहित्य को 3 भागों में फिर विभक्त किया गया। सिद्ध साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया गया। नीति तथा आचार से संबद्ध साहित्य, नीति तथा आचार से संबद्ध साहित्य। सर आवाज कट रही है आपकी, रिपीट कर दीजिए प्लीज। सिद्ध, अरे नीति तथा आचार से संबद्ध, नीति तथा आचार से संबद्ध साहित्य लिखे। जी सर। जी सर। नंबर 2 उपदेशात्मक साहित्य, उपदेशात्मक साहित्य। नंबर 3 साधना संबंधी अर्थात रहस्यवादी साहित्य, साधना संबंधी अर्थात रहस्यवादी साहित्य। रिपीट कर दीजिए प्लीज। नीति तथा आचार से संबद्ध साहित्य, उपदेशात्मक साहित्य और साधना संबंधी अर्थात रहस्यवादी साहित्य। फिर नीचे लिखो, सिद्धों की रचनाएं, सिद्धों की रचनाएं अर्धमागधी, सिद्धों की रचनाएं अर्धमागधी अपभ्रंश में मिलती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में मिलती हैं। इनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहा गया, इनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्ध साहित्य में दोहा, चौपाई, छंद,
आदि मिलते हैं। उसके बाद हेडिंग देना सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां। सर आगे क्या बताए? सिद्ध सिद्ध साहित्य साहित्य में दोहा, क्या? सिद्ध साहित्य दोहा में दोहा। चौपाई, चौपाई, दोहा चौपाई, चौपाई बोला ना, चौपाई यस। आदि छंद मिलते हैं। हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां। नंबर 1, सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत और ब्राह्मण सम्मत, सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत और ब्राह्मण सम्मत धर्म की अवहेलना मिलती है। सर एक बार सिद्ध रिपीट साहित्य में, करिएगा। सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत और ब्राह्मण सम्मत, यानी वेद पुराण की बातें और ब्राह्मणों की बातें जो धर्म वगैरह है की अवहेलना मिलती है। सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत और ब्राह्मण सम्मत धर्म की अवहेलना मिलती है। तांत्रिक तत्वों का सन्निवेश किया गया है, तांत्रिक तत्वों का सन्निवेश किया गया है। देखिए नंबर 2, नंबर 2, सिद्ध साहित्य में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिद्ध साहित्य में पंचमकार की मिथुन परक व्याख्या मिलती है। अभी किसी ने पूछा था ना पंचमकार, कहा था ना, वही है। सर पंचमकार की मिथुन परक व्याख्या मिलती है। वही बात लिखे? जी सर। अच्छा एक मिनट, आगे जरा ध्यान से लिखना, क्योंकि ये पंचमकार है और ये पंचमकार लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्या है लोगों को समझ में नहीं आती, समझे? तो मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे लिखना तो समझ में आएगी। नीचे लिखो, ये पंचमकार यानी 5 मौ है, और 5 मौ क्या क्या है? नीचे लिखो मध्य, मध्य, मध्य लिखे? जी सर। मध्य के हाइफन दे के लिखो। मध्य का मतलब क्या? मध्य का मतलब क्या? मदिरा, मदिरा सर, मदिरा। शराब सर, शराब। शराब शराब। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखो, आप मान सकते हैं लेकिन लगभग लिखो, सहस्त्र दल से क्षरित होने वाली सुधा, सहस्त्र दल से क्षरित होने वाली सुधा। सहस्त्र दल और से, एक बार सर। सहस्त्र दल से यानी 1000 पत्तों से क्षरित होने वाली सुधा। सुधा मतलब क्या होता है? शराब होता है? अमृत सर। अमृत हाँ, सर। तो ये हाँ अमृत। उसके बाद फिर नीचे लिखिए रिपीट कर मांस, दीजिए सर प्लीज। मध्य, मध्य में लिखो सहस्त्र दल से क्षरित होने वाली सुधा। नंबर 2 मांस, मांस में लिखो ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया, ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। वाह। फिर नीचे लिखिए मत्स्य, पॉइंट बोल दीजिए सर, 1 मिनट। मत्स्य, मत्स्य, इतना धीरे लिखती हो यार। मध्य सहस्त्र दल थर्ड से नंबर क्या क्षरित, बोले?
सहस्त्र दल से क्षरित होने वाली सुधा। दूसरा लिखो मांस, ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। नंबर 3 मत्स्य, मत्स्य में लिखो ईड़ा पिंगला, ईड़ा पिंगला ब्रैकेट में गंगा जमुना में प्रवाहित श्वास, ईड़ा पिंगला में प्रवाहित श्वास। आगे बात लिखे, जो सांस हमारे सर फिर से शरीर में बोल चलती है, दीजिएगा ईड़ा ये। पिंगला नाड़ी में चलती है। नेक्स्ट लिखो मुद्रा, नेक्स्ट लिखो मुद्रा, असत्य का परित्याग, असत्य का परित्याग। फिर लास्ट में लिखो मैथुन, मैथुन में लिखिए सहस्रार, सहस्रार में स्थित शिव तथा कुंडलिनी शक्ति का योग, सहस्रार में स्थित शिव तथा कुंडलिनी शक्ति का योग। ये पंचमकार थे। सर सहस्रार हाँ, में स्थित शिव तथा कुंडलिनी शक्ति का योग। पंचमकार के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। पंचमकार के अंतर्गत युग नद्धता, ध्यान से लिखना, युग नद्धता, पंचमकार के अंतर्गत युग नद्धता की व्याख्या भी मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा की, जिसमें शून्यता, शब्दों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, शब्दों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर शब्दों की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। इसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। पंचमकार के अंतर्गत युगनद्धता की व्याख्या भी मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। हो गया? अच्छा, लिख पाए तो? सर योग के बाद क्या बोले? सर संयोग की कल्प की गई है। सर योग मध्यता है या नध्यता? नद्धता, नद्धता, युग नद्धता। जी सर। अच्छा सुनो एक बात, सर नध्यता की अर्थ क्या है? बता रहा हूँ, वही तो बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, ध्यान से सुनना। क्या होता है, आप मंदिर जाते हैं, आप अजंता एलोरा मंदिर देखे होंगे आप। हमारे देश में, हमारे उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसको भी आपने देखा होगा, और पुराने बहुत सारे मंदिरों को आपने देखा होगा। तो पुराने जो मंदिर आप देखते हैं, आप तो कोणार्क मंदिर गए होंगे ना? पूरी कोणार्क मंदिर गए हो कि नहीं गए हो? जी सर। गए हैं सर। जी सर। गए हो? अजंता एलोरा गुफा में जो मूर्तियां पत्थरों में चित्रित की गई हैं उसको भी आपने देखा होगा। उन मूर्तियों में आपने क्या देखा? चाहे अजंता एलोरा हो, चाहे कहीं का भी पुरानी पुरानी प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों में, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं, स्त्री और पुरुष के संभोग की जो लीलाएं हैं, स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंधों की जो मुद्राएं हैं, है ना,
84 मुद्राएं की 88 मुद्राएं, हर मुद्राओं में जिन मुद्राओं में व्यक्ति स्त्री और पुरुष अपने मतलब शारीरिक संबंधों का मौज मस्ती करते हैं, उस हर आकृति को वहां पर चित्रित किया गया है। कोणार्क मंदिर हो, अजंता एलोरा हो, चाहे प्राचीन कोई भी मंदिर आप तुम ले लो, प्राचीन से प्राचीन मंदिर में। प्रश्न यहां पर यह है कि मंदिरों में इस तरह के मूर्तियों के बनाने का तात्पर्य क्या है? भैया तो मंदिर है, चाहे जगन्नाथ मंदिर चले जाओ, कोणार्क मंदिर चले जाओ, चाहे देश की कोई भी प्राचीन से प्राचीन मंदिर चले जाओ, आपको स्त्री पुरुष के वासनात्मक आकृतियों की मुद्राएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसको आजकल की भाषा में वो सेक्सुअल पोज जिसको आप कहते हैं। तो मंदिर में जहां आप पूजा करने जाते हैं, आस्था आप अपने दिखाने जाते हैं ईश्वर के प्रति, लेकिन वहां पर इस तरह की मूर्तियों का होने का क्या तात्पर्य है? कोई भी सर वहाँ पे अपने भगवान की जो बोलना चाहिए, भगवान के ऊपर उसकी आस्था है या उसको देखकर उसकी मन में क्या होता है उसको देखने के लिए ऐसा बनाया गया है? अच्छा, ठीक, हाँ ठीक। सर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख कर भगवान को पूजा करने का एक मतलब एक मार्ग है। हाँ ठीक है, आप लोग भगवान परमात्मा का मिलन का वो स्वरूप है, उसको दिखाया गया है। हाँ ठीक, आप लोग बहुत विद्वान हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। तो उस मतलब उसको इसलिए दिखाया गया है कि आप मंदिर में जा रहे हैं, पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ईश्वर से आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, विनती करने जा रहे हैं, अपने अरमानों की पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर के बाहर आपको ऐसी तस्वीरें मिलती हैं। जो लोग नहीं जानते वो लोग पूरी के कोणार्क मंदिर चले जाओगे, और जो गाइड है बहुत सारे आपको फोटोग्राफर मिल जाएंगे, आगे देखो तू कहते बढ़िया फोटो अच्छी, कहते बढ़िया फोटो अच्छी, आगे देखो तू कहते सुंदर फोटो अच्छी, नहीं तू कहते, वो बकवास करेगा। पुराने जमाने के लोग इतने बुद्धू नहीं थे, बहुत ही ज्ञानी थे, ऐसे ही सोच समझ के उन्होंने नहीं बनाया है, बहुत सोच विचार किया, बहुत ज्ञान। सर मैं कुछ बोलूं? बोलिए जी, एक्चुअली वो जो मंदिर में वो बनाया गया है, इसका अर्थ यही है कि हम बाह्य रूप में जो भी देखें ना, क्यों हमारा अंतर मन जो है शुद्ध होना चाहिए। जो अंतर मन है उस वहाँ परमात्मा स्थित है, और जो बाह्य रूप है वो सिर्फ जो क्या है उसको बोलते हैं, जो मतलब वो अलग है, जिसको स्थित हाँ, मतलब समझ गया, स्थित नहीं समझ है। गया, ठीक समझ हाँ। गया। बस वही बात है, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग विद्वान लोग हैं। तो मूर्तियों को बाहर बनने की है कि आप देखिए अंदर जा रहे हैं, अंदर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, बाहर में मूर्तियां बनाई गई हैं। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो अगर आप का मन में वो मूर्तियां घुस गई, तब आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान से की आस्था में आपके कहीं ना कहीं खोट है। इसलिए अगर भगवान के दर्शन करना है तो आप अपने मन में जो विषय वासना है, जो छल कपट है, जो कचड़ा है, उस कचड़े को बाहर रख दीजिए, जैसे कि आप चप्पल को बाहर रख देते हैं। तो उस विषय वासना कचड़े को मंदिर के बाहर रख दीजिए। फिर स्वच्छ मन से, स्पष्ट मन से, क्लियर मन से, साफ सुथरे मन से, पवित्र मन से आप मंदिर में प्रवेश कीजिए, तब आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या है कि उस जमाने में क्योंकि पुस्तकें थी नहीं, लोग पढ़े लिखे थे नहीं, ज्ञानी थे नहीं, कुछ जानते नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, इसलिए मतलब स्त्री पुरुष के संबंधों को बताने के लिए, उसका शिक्षा देने के लिए, उसका ज्ञान बताने के लिए उसको उस चित्रों को वहाँ पर मतलब बनाया गया है। स्त्री पुरुष का संबंध खराब नहीं है, लेकिन जब वही संबंध समय के पहले जब होता है, आजकल के युवक युवतियां जब समय के पहले जब करते हैं, तब वो खराब हो जाती है। नहीं तो स्त्री पुरुष के संबंध खराब नहीं होते, जो शारीरिक संबंध है, लेकिन इसीलिए तो वहाँ बनाया गया है। लेकिन जब समय से पहले कोई काम करते हैं हमारे आज की युवा पीढ़ी है ना, वो इसलिए वो भटक जाती है, बर्बाद हो जाती है।
उस चीज़ को दिखाने के लिए। उसके बाद शिक्षा देने के लिए लोगों को, ये सेक्स एजुकेशन जिसको आज हम बोलते हैं सेक्स अरे ये सेक्स एजुकेशन हमारे देश में वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज जिसको लोग पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सेक्स एजुकेशन नहीं होने के कारण ही आज छोटेपन में लोग मतलब वो शादी विवाह कर लेते हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो कभी काना पैदा होता है, तो कभी लंगड़ा पैदा होता है, तो कभी उसका दिमाग खराब रहता है, तो कभी उसका दिमाग से काम नहीं करता, तो कभी कुछ कभी तो कभी कुछ कभी तो कभी कुछ कभी। ये सारी चीज़ों को, ऐसी तमाम बातें हैं जिसलिए मंदिरों के आगे, क्योंकि मंदिर ही एकमात्र जगह है जहाँ लोग रोज जाते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को बताने के लिए ही मंदिरों में इस तरह के चित्रों को उकेरा गया है। उसको खराब दृष्टिकोण से देखोगे तो खराब लगेगा, अच्छे दृष्टिकोण से देखोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे पुराने ज़माने के लोग, ये ऋषि मुनि इतने खराब नहीं थे, उन्होंने उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। समझ आई बात? इसलिए पंचमकार के अंतर्गत युगनद्धता की भी व्याख्या की गई है। तो आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर हम मिलेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा और रह गया है, आज की पढ़ाई यही खत्म करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद तुम थैंक यू, धन्यवाद। सुनो, थैंक यू धन्यवाद तुम मुंह से दे रही हो कि मन से दे रही हो? सर मन से दे रहे हैं। सर आप मन से इतना पढ़ा रहे हैं हमें, तो मन से हम धन्यवाद देंगे ना। सर एक बात बोलना था सर, जनवरी सेशन में सर मेरा नंबर ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जो एडमिन है उसको बोलो। सर आपने ये सर एडमिन कौन है तो पता नहीं सर। मैम लिंक भेज दे रहे हैं, आप उसमें क्लिक कर लीजिए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, रखते हैं फिर। जी सर, प्रणाम सर। फिर मिलेंगे। हाँ, क्या पूछ रही थी? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर। दोनों